हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इस वाक्य से लेखक क्या कहना चाहते हैं, ठीक ना। तो नालंदा भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवयुक्त नाम है। नालंदा कोई ऐसा नाम नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के इतिहास में नालंदा सबसे गौरवपूर्ण नाम है। यह भारतीय ज्ञान साधना का न केवल केंद्र था अपितु गुप्तकाल में एशिया महाद्वीप के विद्या संबंधी केंद्र भी था, ठीक ना। गुप्तकाल यानी मतलब वह कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है ये ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। पूरे एशिया महादेश में इसके जैसा कोई दूसरा ज्ञान का भंडार नहीं था। यह ऐसा केंद्र था कि यहाँ देश और जातियों के भेद दृष्टिगोचर नहीं थे। जाति के आधार पर, देश के आधार पे, किसी भी आधार पे जो है लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता था। एशिया के विभिन्न देशों के लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। यहाँ एशिया के अलग अलग देश के, एशिया महादेश में जितने भी देश हैं लगभग सभी देश के लोग यहाँ आकर क्या करते थे, ज्ञान अर्पित किए हैं। ठीक ही कहा है लेखक ने कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। उस पार तक फैल गई थी, तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे, काफ़ी हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित था। लिखना, मगध की प्राचीन राजधानी वैभार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई राजगीर अथवा वर्तमान में जिसे राजगीर कहा जाता है, ठीक ना, नामक स्थान में थी। मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ था? वैभार। कहाँ था? वैभार, जो 5 पर्वतों के बीच में बसी हुई राजगीर थी, ठीक ना। और इसी राजगीर को वर्तमान समय में राजगीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हेतु न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे अपितु एशिया में दूसरे देश के लोग भी सहयोग एवं ज्ञान प्राप्त करते थे। एशिया महाद्वीप के जो और भी देश हैं उन देशों के बच्चे भी यहाँ क्या करते थे, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए आया करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय में नालंदा में प्रवारकों का आवर्तवन था। प्रवारकों का क्या था? आवर्तवन था। अगला क्वेश्चन है, महावीर और भेखली पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर और मेखली पुत्र, सॉरी भेखली नहीं होगा, मेखली पुत्र गौसाल की भेंट नालंदा में हुई थी। कहाँ हुई थी? नालंदा में हुई थी, जो उस समय राजगीर यानी कि राजगीर का उपग्राम था। नालंदा क्या था? राजगीर का एक उपग्राम था, जो उस समय राजगीर था और वर्तमान समय में वो राजगीर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वनवास किया, ठीक ना। तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्षों का वनवास किया। वर्षावास क्या किया? वर्षावास। कितने वर्षों का? 14 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताई। तो लामा तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे। तारानाथ कौन थे? तो तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे। उन्होंने नालंदा को सारिपुत्र की जन्मभूमि बताई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन दिया गया है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। राजा अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद नालंदा में एक मंदिर बनवाए। जब अशोक राजा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए तो नालंदा में क्या किए? एक मंदिर बनवाए। उनका उद्देश्य नालंदा को ज्ञान का केंद्र बनाना था। क्या बनाना था? ज्ञान का केंद्र बनाना था।
इस प्रकार हम जानते हैं कि यद्यपि नालंदा की प्राचीनता अनुश्रुति बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित है, भगवान बुद्ध और राजा अशोक दोनों से क्या है, संबंधित है, परंतु एक प्राणवंत विद्या के रूप में उसके जीवन का आरंभ गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। लेकिन नालंदा पूरा यदि विकसित कभी हुआ तो गुप्त काल में जाके। अगला है, फाहियान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे? फाहियान एक चीनी यात्री थे। चीनी मतलब कि चीन देश का। कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे। वे नालंदा 4वीं सदी में नालंदा के ज्ञान केंद्र का विस्तृत जानकारी हेतु आए थे। ठीक है, वे नालंदा क्यों आए थे? तो नालंदा के ज्ञान क्षेत्र के विस्तृत जानकारी के लिए ये नालंदा आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युआन चौंग भारत आया था। ये भी चीन का रहने वाला था। कौन आया था? युआन चौंग। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। नालंदा पूरे अपने कहाँ था? उन्नति के शिखर पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? तो नालंदा के नामकरण के बारे में युआन चौंग चीनी यात्री ने एक जातक ग्रंथ की कहानी के आधार पर यह बताया कि इसका, यानी किसका? नालंदा का, ठीक ना, इसका यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ पूर्व जन्म में, यानी पिछले जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। यहाँ तक लिखेंगे, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। जनता जो दान देते गई उसी से क्या हुआ? इसका विकास हुआ है। इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। शुरुआती में 500 व्यापारी नालंदा के विकास के लिए क्या दिए थे? दान दिए थे। उन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर भगवान बुद्ध को दान में दी थी। व्यापारी के पास जो पैसे थे उससे जमीन खरीद के भगवान बुद्ध को दान में दिए थे। युआन चौंग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। ठीक है, जब युआन चौंग भारत आए थे, नालंदा एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय बन चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख के अनुसार नालंदा एक विशाल क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था। ठीक ना, यहाँ के विहारों को पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नील जल से परिपूर्ण सरोवर विराजमान थे जिसमें स्वर्ण और रक्त कमल खिलते थे। ठीक ना, मध्य में एगो मध्य होगा, मध्य में सघन आम्रकुंजों की छाया फैली हुई थी। ठीक है, मध्य में सघन आम्रकुंजों की छाया फैली हुई थी। यहाँ तक लिख देंगे, काफ़ी है। अगला है, इत्संग कौन थे? इत्संग कौन थे? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? इत्संग चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री थे। उसने नालंदा के बारे में बताया कि इस समय नालंदा में विहार यानी कि बौद्ध मठ में 300 विशाल कक्ष यानी कमरे तथा 8 मंडप थे। 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग में नालंदा की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के प्राप्ति अवशेषों से वास्तविकता प्रकट होती है। ठीक है, इसकी खुदाई में जो सामने जो आया है उसके अनुसार वास्तविकता प्रकट होती है कि ये उस समय नालंदा में क्या था, कितना था। अगला क्वेश्चन है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। यानी भारत के अलावा दूसरे देश में भी नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध था, एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझाना है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध की जानकारी खुदाई से प्राप्त ताम्रपत्र से, ताम्रपत्र यानी तांबा का जो पेपर जो मिला है उससे प्राप्त हुआ है कि विदेश के बच्चे भी यहाँ आते थे। इनमें हमें जानकारी मिलती है कि सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध सम्राट देवपाल देव के समीप अपना दूत भेजकर अनुरोध किए थे कि उसकी ओर से
उसकी ओर से 5 गांव नालंदा को दिया जाए। है राजा श्री बालपुत्र देव जो है मगध के सम्राट थे, और उसके अनुसार बोला गया कि इसको 5 क्या दिया जाए, गांव नालंदा को भेंट में दिया जाए। अगला है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? अगला क्वेश्चन है, सीलभद्र से युवानचंग यानी हुएन संघ की क्या बातचीत हुई थी? ठीक ना, सीलभद्र से युवानचंग की क्या बातचीत हुई थी? तो सीलभद्र ने युवानचंग से कहा कि आप अपने देश ना जाकर, युवानचंग चीन के थे, बोले आप चीन ना जाकर यहीं रह जाएं, यानी भारत में ही रह जाएं। इस पर युवानचंग ने उत्तर दिया था, ठीक ना, यानी बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, क्या? यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इससे प्रेम ना हो सकना असंभव है। यदि कि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, यहाँ यदि किसी को प्रेम ना हो तो यह तो असंभव है। मैं यहाँ भगवान बुद्ध के महान धर्म की खोज करूँ, मैंने अधिक लाभ प्राप्त किया है, इसे मैं अन्य मनुष्य को भी अनुवाद द्वारा लाभ प्रदान करना चाहता हूँ। ठीक ना, ये जब बात बोले सीलभद्र उससे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले यह उद्दत विचार बोधिसत्वों जैसा है, मेरा हृदय भी इसका समर्थन करता है। ये दोनों के बीच बातचीत हुई थी। अगला है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण दीजिए। तो नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। इसमें 8वीं सदी में शांति रक्षित तिब्बत गए थे। 749 ईस्वी में वहां बुद्ध की स्थापना की। आचार्य पद्म संभव 749 ईस्वी में दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश 980 ईस्वी के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। ठीक ना, अगला है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान दान की विशेषता क्या है? तो ये आंसर लिखना है इसका, हमारे धर्म एवं संस्कृति में ज्ञान दान का महत्व स्वीकार किया गया है, यानी ज्ञान दान का बहुत महत्व बताया गया है। इससे समाज एवं देश की अज्ञानता दूर होती है। साहित्य और धर्म को हम ज्ञान दान से विश्व को प्रगति पर अग्रसरित कर सकते हैं। इस ज्ञान दान के आधार पर भारत विश्व का धर्म गुरु था और विश्व के लोग नालंदा में आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। इतना काफ़ी है। अब दिया पाठ के आसपास, ठीक ना, तो इसको नहीं करना है भाई, ये भाषा की बात यानी कि व्याकरण सेक्शन में। तो व्याकरण में कह रहा है सुरभित पुष्प विशेष्य विशेषण युक्त पद हैं। ठीक ना, ऐसे ही कुछ विशेष्य दिए गए हैं, उसे क्या कर विशेषण जोड़िए। जैसे वृक्ष, लंबे वृक्ष। पृथ्वी, गोल पृथ्वी, पृथ्वी की विशेषता क्या, गोल है। आकाश, अनंत आकाश। शिखर, उत्तुंग शिखर। पर्वत, ऊंचे पर्वत। वन, घने वन। नदी, गहरी नदी। नगर, सुंदर नगर। दूसरा दिया है चैतन्य केंद्र में कौन सा समास है, विग्रह करके बताइए। चैतन्य केंद्र में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। चैतन्य केंद्र देख रहे, ये षष्ठी तत्पुरुष। कौन समास है, तत्पुरुष में भी होता है, ठीक ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी। तो चैतन्य केंद्र में षष्ठी तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन है, अनुश्रुति शब्द में अनु उपसर्ग है, इस प्रकार जो है उपसर्ग लगा के 5 शब्द बनाइए। अनुमान, अनुमति, अनुदान, अनुगमन, अनुसार, अनुकंपा। तो 6 को लिखे हैं, 5 को लिख दीजिएगा इसमें। अगर निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, 2 भागों में अलग कीजिए। अभ्युदय, अभि जोड़ उदय। उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल। उन्नति, उत जोड़ नति। यशोवर्मन, यशः जोड़ वर्मन।
शयनासन, शयन जोड़ आसन, हितार्थ, हित जोड़ अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय, अंतः जोड़ राष्ट्रीय, सदाशा, सत जोड़ आशा। अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मेघों को छूने वाला, मेघ स्पर्शी, जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय, आगे आगे चलने वाला, अग्रगामी, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। ठीक है ना, इसने लिखा असीम। अगला जिसकी मति स्थिर हो चुकी हो, स्थित प्रज्ञ। अगला क्या है, विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। ठीक है ना, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। पाताल, आकाश पाताल, सच्चाई झूठाई, विदेश स्वदेश, आरंभ अंत, प्राचीनता नवीनता, लुप्त दर्श, विस्तृत संक्षिप्त, तृप्ति अतृप्ति। तो फाइनली जो है पाठ के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पाठ में, तब तक के लिए जय हिंद।